सीएम धामी ने महाराष्ट्र राज्य के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। कहा, मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि महाराष्ट्र सदैव विकास के पथ पर अग्रसर रहे। उत्तराखंड में भौतिक सत्यापन में पाए गए 2424 संदिग्ध। मुख्यमंत्री धामी ने फिर दोहराई समान नागरिक संहिता पर अपनी बात। हल्द्वानी की काठगोदाम थाना क्षेत्र में भगवा गमछा देखकर युवकों पर पथराव। हनुमान चालीसा का पाठ कर लौटते हुए अचानक भीड़ ने किया हमला, मची अफरा तफरी। चार धाम के लिए तय हुई श्रद्धालुओं की संख्या। एक दिन में 12,000 यात्री कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन। उत्तराखंड पाठशाला में स्कूलों में छात्र पढ़ सकेंगे वेद, उपनिषद और गीता के पाठ का सरकार कर रही है विचार। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बारिश से कुछ राहत और देहरादून में छाए बादल, तो वहीं तेज गड़गड़ाहट के साथ पड़ी बौछार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगली खबर आपको हम चमोली से बताते हैं, जहां पर नजमुला घाटी में वाहन दुर्घटना में 7 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है और खाई में गिरा वाहन। घायलों में 3 गंभीर रूप से घायल, तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो फिलहाल चमोली से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर खाई में वाहन गिरा और बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू करा चुकी है। तो पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कराया है। चमोली से खबर, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं चमोली से, जहां नजमुला घाटी में वाहन दुर्घटना में 7 लोग घायल हुए। तो नजमुला घाटी में वाहन दुर्घटना में 7 लोग घायल हुए। खाई में गिरा वाहन। घायलों में 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो घायलों में 3 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। चमोली से खबर, नजमुला घाटी में वाहन दुर्घटना में 7 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है और खाई में वाहन गिरा। घायलों में 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, और सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। चमोली से नजमुला घाटी में वाहन दुर्घटना में 7 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। अहम जानकारी आपको बता दें, खाई में गिरा वाहन। घायलों में 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर जिलाधिकारी विनय पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई है और वनों में आग की घटनाओं को लेकर बैठक हुई है। आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए गठित है समिति और जिला स्तरीय कमेटी के साथ में डीएम ने बैठक कर जानकारी ली है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ये अहम खबर सामने आ रही है। तो जिला स्तरीय कमेटी के साथ में बैठक की गई है। आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए गठित की है कमेटी। वनों में आग की घटनाओं को लेकर बैठक हुई है। फिलहाल यहाँ बता दें, आग के लिए गठित की और जिले के साथ में कर जानकारी सामने आ रही है। के साथ हमने बैठक पर धन सिंह रावत ने यमकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय
विथ्यानी में उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समुचित व्यवस्था जल्द ही पूरी करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोजित कार्यक्रम में लोगों के लिए बैठने की ठीक व्यवस्था करें। उन्होंने महाविद्यालय की छात्राओं से मुलाकात कर पठन पाठन की जानकारी भी ली है। आयोजित बैठक के बाद माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पैतृक गांव पंचूर भी पहुंचे हैं। और अगली खबर मंगलौर से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर निवासी धर्मेंद्र नाम का युवक उस समय अचानक गायब हो गया जब वो रुड़की रोडवेज में अपनी ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही वो संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया और परिजनों ने पूरी रात इंतजार करने के बाद पुलिस को सूचना दी। तो वहीं पुलिस के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि लिब्ररहेडी गंगनहर के पुल के समीप ही एक मोटरसाइकिल मिली है। वहीं दुर्घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस और परिजनों ने जल्द ही पुलिस की मदद से गंगनहर में भी तलाश की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों ने जो यहाँ गुमशुदगी अंकित कराई है उसमें उन्होंने कहा है कि हरिद्वार डिपो में से वो अपना घर गांव हरचंदपुर आ रहे थे। उनकी बाइक जो है नहर पटरी पर मिली है, उसके बाद से उनका पता नहीं चला। लेकिन हम जो संभावित जो उसमें उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई है और जो भी संभावित स्थान है उनके मोबाइल की CDR, वहाँ पर नहर भी है जहाँ पर मोटरसाइकिल मिली है, तो नहर में भी हमने अपनी रेस्क्यू टीम्स को बुलाकर उसमें कार्रवाई करा रहे हैं, तलाश करने के सारे प्रयास। और चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव ऋषिकेश में यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं के तौर पर नगर निगम के पास पर्याप्त बजट नहीं है। उसी को लेकर नगर निगम बोर्ड में महापौर द्वारा प्रस्ताव के जरिए सरकार से बजट को बढ़ाने के लिए मांग की गई है। और ऋषिकेश महापौर अनीता गई ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा, जैसे कि चूना, डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग और मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था की जानी है, जिसके लिए शासन को पत्र भेजा गया है, जिसमें 50 लाख की मांग नगर निगम द्वारा शासन से की गई है। बिल्कुल, ये चारधाम यात्रा का द्वार है, प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर जिस प्रकार से कि अभी हमारी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करी है पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कि पहाड़ों पे कई बार बादल फट जाते हैं, वहाँ पे कोई आपदा ना आए और आपदा के कारण कोई ऐसी बड़ी जनहानि ना हो, तो बहुत ज़्यादा लोड, बहुत ज़्यादा पर्यटकों की भीड़ एक ही जगह ऊपर चारधाम पे इकट्ठी ना की जाए। तो जैसे जैसे यहाँ पे ऋषिकेश में, हरिद्वार में कुछ यात्रियों को ठहराया जाएगा, तो उसकी कैसी व्यवस्था करनी है, क्या करनी है, उसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां कर रहे हैं। इस समय ऋषिकेश नगर निगम को बजट जो हमने प्रस्तावित बजट चारधाम यात्रा को संचालित करने के लिए 1 करोड़ 12 लाख का भेजा था, लेकिन मात्र 10 लाख रुपए उसमें मिले हैं। मुझे नहीं लगता है कि 10 लाख में हम पूरी मैन पावर भी दे पाएंगे और उसमें चूना, ब्लीच, फॉगिंग, जो हमारा सैनिटाइजर होना है, क्योंकि उसमें कोरोना काल को भी हमको देखना है, कोरोना का अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और खबर लक्सर से है, जहां पर खानपुर पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आधार पर लालचंद वाला गांव के जंगलों में छापा मारकर कच्ची शराब बनाने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया है। और साथ ही मौके से पुलिस ने सिलेंडर, भट्ठी सहित शराब बनाने के उपकरण और 10 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। खानपुर पुलिस ने मौके पर ही लगभग 200 लीटर लहन को भी नष्ट कर दिया और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां पर युवक को जेल भेज दिया गया है। यहाँ कच्ची शराब की भट्टी चल रही है, उसमें थाना चौकी इंचार्ज जो है ये फिर गोवर्धनपुर वालों ने दबिश दी थी और मैं भट्टी के एक राजकुमार नामक व्यक्ति को जो है पकड़ा है और कच्ची शराब और भट्टी चलाने के उसमें जेल भेजा जा रहा है। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार कई अवैध संपत्तियों को सील करने, अवैध निर्माण को ढहाने व अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। और वसुमन नगर में अवैध कॉलोनियों और विकसित किए जाने के संबंध में कई बार चेतावनी दी गई, तो वहीं नोटिस दिए जाने के बावजूद HRDA की टीम द्वारा निरीक्षण किए जाने पर कुछ कॉलोनाइजर अवैध प्लॉटिंग के कार्य में लिप्त पाए गए हैं और जिसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी व उपाध्यक्ष HRDA ने कहा कि भविष्य में जो भी अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण आदि में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ इसी तरह से नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर लघु व्यापारियों ने रेलवे रोड से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा गया। राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम 2014 और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली की ओर से विवाद समाधान तंत्र की उपधाराओं में अप्रासंगिक संशोधन प्रस्ताव को रोकने की मांग उठाई है। जिन्होंने अब तक इस पर नियमावली नहीं बनाई, वो पूर्ण रूप से जब पूरे भारतवर्ष में और पार्टी में एक बार फिर से नई ऊर्जा का संचार करने और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में पार्टी की कमान दीपक बाली के हाथों में सौंपी है। चुनाव में दीपक बाली ने अपने नेतृत्व में प्रदेश में चुनाव की बागडोर संभाली थी और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी पार्टी का चुनावों में बेहतर संचालन भी किया था, जिसके चलते पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर से दीपक बाली को ही उन पर भरोसा जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंचे दीपक बाली का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। और वहीं क्या है पार्टी को उत्तराखंड में मजबूत बनाने का वजन, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। सबसे पहले तो मैं अपने संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, डिप्टी सीएम माननीय सिसोदिया जी एवं प्रदेश प्रभारी मौर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और मेरे कंधों को इस लायक समझा कि मैं इस जिम्मेदारी को उठा सकता हूं। तो मैं भी अपना पूरा ये विश्वास दिलाता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि इस जिम्मेदारी के साथ, पूरे इंसाफी के साथ उत्तराखंड में नवनिर्माण को लेकर और परिवर्तन लाने के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। और ज़रूर आम आदमी पार्टी एक बार हम उत्तराखंड में उसकी सरकार बनाएंगे आने वाले टाइम में और कामयाब होगी। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या फिर वो सीखता है। तो सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और सीखता तो आदमी जीवन भर है। हरिद्वार के कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र में बस स्टैंड के पास स्थित पेट्रोल पंप के बाहर कार संचालक के साथ में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर किसी बात को लेकर कार चालक की पेट्रोल पंप कर्मियों से कुछ कहासुनी हो गई थी और जिसके बाद वहां से भाग रहे कार चालक को घेर कर कर्मियों ने जमकर पीटा। और ये हाल तब है जब हरिद्वार में यात्री सीजन के चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब ने 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया है और जिसमें उत्तराखंड सचिवालय के कई अधिकारियों ने हिस्सा भी लिया है। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत खेल मंत्री रेखा आर्या ने की है। इस टूर्नामेंट में पहुंचकर रेखा आर्या ने बैडमिंटन में अपने भी हाथ आजमाए हैं। और इस टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर खेल मंत्री ने कहा कि सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे में इस तरह के आयोजनों से सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए फिट रहने का भी बहुत अच्छा तरीका है। सचिवालय के द्वारा जो है एक टूर्नामेंट जो कि बैडमिंटन को लेकर आज यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हमारे उत्तराखंड सचिवालय के लगभग 150 प्रतिभागियों ने जो सचिवालय में लगातार काम करते हैं, बहुत स्ट्रेस के बीच में काम करते हैं, आज थोड़ा सा जो है खेल के प्रति जो उनका रुझान है तो उन्होंने बैडमिंटन से शुरुआत करी है। तो आज उस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का मौका मिला है और इस बात की बेहद खुशी है कि प्रतियोगिता में महिला प्रतिभागियों की संख्या भी अच्छी है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर आगामी 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसको लेकर जहां प्रदेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार द्वारा 4 धाम को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार से 4 धाम यात्रा के लिए गुजरात से आए श्रद्धालुओं का पहला जत्था माया देवी के प्रांगण से रवाना हुआ। यात्रियों को 4 धाम रवाना करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। 4 धाम यात्रा को लेकर जहां व्यापारी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान की
आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो हमारा माया देवी प्रांगण एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, वहाँ से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है और सबसे पहला दल जो हमारा 4 धाम यात्रा में जा रहा है हरिद्वार से, वो गुजरात के हमारे श्रद्धालु हैं और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री जी लगातार किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं बड़ी चकाचौंध हों, इसके लिए हर रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी स्वयं आए हैं और उनके हाथों से हम लोग आज ये 4 धाम यात्रा का जो पहला जत्था हरिद्वार से है वो रवाना कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास था कि इस बार 4 धाम यात्रा को लेकर जो सरकार की तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से पहले के मुकाबले बहुत अच्छी होंगी। वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बाजपुर से, जहां पर ग्राम पिपलिया में हुए गोलीकांड में आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। तो वहीं डीआईजी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने बाजपुर कोतवाली में डेरा डाल दिया है। और इतना ही नहीं, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कई बार लोगों को पकड़कर पूछताछ भी कर रही है। बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के ग्राम पिपलिया में नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर हुई फायरिंग मामले में घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 7 लोग पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जबकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी पुलिस टीम लगातार प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के चलते बाजपुर कोतवाली में डीआईजी नीलेश आनंद भर ने एसएसपी मंजुनाथ टीसी समेत अन्य अधिकारियों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। दिनांक 26-27 की मिडनाइट को जो पिपलिया गांव में हथियारबंद बदमाशों द्वारा एक कारोबारी नेत्रपाल शर्मा के घर पे जो कई राउंड फायरिंग करके गोलियां बरसाई गई और उसका मर्डर के प्रयास किया गया, उस घटना में अभी तक जो है एफआईआर नंबर 172/22 और पैसे ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है। एफआईआर नंबर है 172/22। उसमें मुख्य अभियुक्त है अविनाश शर्मा और उसके साथ हथियारबंद कई सारे क्या बोलते हैं आपराधिक तत्व वाले लोग थे जो उसके गैंग में थे। उसमें एक मोहित अग्रवाल और एक दीपक शर्मा, 2 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुकी है और उसमें एक आदमी को जिसको रिटर्न फायर में या डिफेंस में जो फायर लगी है उसकी तो मौत हो चुकी है, आपको पता भी है। और अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर नगर निगम सभागार में नगर निगम बोर्ड की बैठक आहूत की गई, जिसमें नगर निगम के सभी पार्षद सहित नगर निगम आयुक्त ऋषिकेश, महापौर अनीता ममगई सहित अधिकारी मौजूद रहे। वित्त और बजट को लेकर पार्षद और अधिकारियों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं नगर निगम के पार्षद विकास तेवतिया ने नगर आयुक्त पर लाखों रुपए की घोटाले करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जल निगम द्वारा वार्ड में सीवर लाइन डालने का काम किया गया है और जल निगम ने रोड कटिंग के 46,40,000 रुपए नगर निगम को दिए। 2021 में जब जानकारी ली गई तो वहीं आरोप लगाया कि लाखों रुपए का घोटाला नगर निगम के द्वारा किया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए, अगर जांच नहीं होती है तो 1 सप्ताह के बाद धरने पर बैठेंगे। दूसरा, 2019 में जल निगम द्वारा मेरे और मेरी धर्मपत्नी के वार्ड में सीवर लाइन डालने के लिए रोड कटिंग के 46,40,000 रुपए जमा कराए गए थे।
और सितंबर 2021 में मेरे द्वारा पत्र दिया गया था कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है और कृपया कर उस काम को कराएं। लेकिन दुर्भाग्य है, अधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं, काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बार बार मेरे पूछने पर, मेरे कहने पर ये बताते हैं कि बजट खत्म हो गया है। क्या एमएलए साहब खा गए उस पैसे को? जब वो रोड कटिंग का पैसा है और उस वार्ड का पैसा है तो उसी में लगना चाहिए था। उधम सिंह नगर से, जहां पर रुद्रपुर नगर निगम में अभियान चलाकर शहीद रामकुमार आर्य पार्क में बने हुए अस्थायी मंदिर के चबूतरे को ध्वस्त कर दिया और इस मंदिर में स्थापित मूर्तियों को अन्य स्थान पर ले जाया गया। दरअसल कुछ समय पहले खास मंदिर स्थित शहीद राजकुमार आर्य पार्क में एक अस्थायी मंदिर बनाकर उसमें कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई थी और पार्क में मंदिर बनाए जाने की शिकायत कॉलोनी के ही लोगों ने प्रशासन से की और मंदिर न हटाए जाने पर आंदोलन को चेतावनी दी, जिसके बाद नगर निगम ने इस मामले की जांच की तो पार्क में अनाधिकृत रूप से मंदिर बनाकर मूर्तियां स्थापित किए जाने की पुष्टि हो गई, जिसके बाद नगर निगम ने अभियान चलाकर अस्थायी मंदिर में स्थापित मूर्तियों को अपने कब्जे में ले लिया और बुलडोजर चलाकर मंदिर को ध्वस्त मंदिर के चबूतरे को ढा दिया गया है। भी किया गया था। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे पुलिस बल और हम लोग प्रशासन नगर निगम की टीम के साथ हैं। नगर निगम की टीम द्वारा यहाँ पर सभी की आस्थाओं का ख्याल रखते हुए ताकि उनकी आस्थाएं सही भी रहें और समुचित पूरे एहत जो रखा जा सकता है कि किस प्रकार से इन मूर्तियों का प्रॉपर निस्तारण हो, वो यहाँ पे किया जा रहा है। खबर रुड़की से है, जहां पर सिविल लाइंस कोतवाली में ईद पर्व को लेकर आयोजित सीएलजी मेंबर्स की बैठक में एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत पहुंचे तो वहीं एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं और न ही अफवाहों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि शहर में शांति और सौहार्द कायम करना शहर के प्रत्येक नागरिकों की जिम्मेदारी है और एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था को कायम रखने का काम पुलिस से ज्यादा शहर के नागरिकों का है। आपस में प्रेम भाव कायम रखें और त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है या जो सोशल मीडिया है, इसके जो इस चीज का दुरुपयोग करते हैं उनके लिए एक मेरा मैसेज भी है। यहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे। आगामी जो ईद का त्यौहार है, इसको लेकर आज यहाँ पे रुड़की और उसके आसपास के क्षेत्रों के सम्मानित लोगों की, पार्षद, ग्राम प्रधान और जो हमारे सीएलजी के मेंबर होते हैं, उन सबकी यहाँ पर एक मीटिंग ली गई थी। मीटिंग का उद्देश्य आपस में एक सौहार्द बनाए रखना था। पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइंस होती हैं, जो डायरेक्शंस होते हैं, वो इशू करना था। जो डू एंड डोंट्स होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एक फीडबैक लेना, लोगों से फीडबैक लेना कि उनकी अगर कोई कंसर्न है उनका, कोई अगर उनकी कोई समस्या है तो उसके बारे में भी सुनना और उसके समाधान के लिए कोई कार्रवाई करना। ये इस मीटिंग का ये उद्देश्य था। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सत्ता में रहे। राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं लाई गईं, सिस्टम में व्यवस्थाएं भी बनाई गईं। विकास के नाम पर योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। विभागों में भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही के चलते जनता को मिली तो सिर्फ और सिर्फ परेशानियां। कांग्रेस के बाद 2017 में भाजपा की सरकार आई और उसने जीरो टॉलरेंस का भी दावा किया, लेकिन NH 74 घोटाला, कर्मकार कल्याण बोर्ड घोटाला, वन विभाग भर्ती घोटाला, सहकारिता बैंक भर्ती, कुंभ टेस्टिंग घोटाले जैसे कई घोटालों से प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते आए हैं और अब तक जो भ्रष्टाचार, बेलगाम अफसरशाही का रिवाज चलता आया है, क्या उसी पर धामी सरकार नकेल कस पाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सीएम धामी सख्त रुख अपनाते नजर आए हैं। दूसरी बार ताजपोशी होने के बाद से ही वो अफसरशाही और भ्रष्टाचार पर कड़े कदम उठा रहे हैं और ऐसे ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में बैठक कर अधिकारियों को साफ तौर पर बता दिया है कि कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। जनता के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर और एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही अधिकारियों पर पेंच कसने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियों में अनियमितता के आरोप हों या फिर खरीद फरोख्त में गड़बड़ी के मामले हों, सरकार हर मामले की जांच कर रही है। दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल सीएम धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली है।
इस दौरान मुख्यमंत्री धामी अधिकारियों को साफ शब्दों में समझाते नजर आए हैं। अधिकारियों की लेट लतीफी पर भी सीएम धामी सख्त हो गए हैं। उन्होंने राज्य के सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी शुरू कर दी है। सीएम धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव एस संधू ने इसके आदेश दिए हैं। अब समय से दफ्तर न पहुंचने वाले कर्मियों पर भी सख्ती की जा सकेगी और आम जन को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं जनता की समस्याओं के समाधान के लिए भी सीएम धामी ने पहल शुरू कर दी है। अब एक क्लिक में सीएम तक जनता का पत्र पहुंच सकेगा और इस पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी पर तंज कसते हुए कहा है कि पिछले 5 साल भाजपा की सरकार है, अपने कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस की बात करती रही लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म न कर सकी है। बिल्कुल, देखिए इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और हमने जीरो टॉलरेंस की सरकार उत्तराखंड को दी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश उत्तराखंड को बनाने का काम किया। इसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी पर उत्तराखंड की जनता ने दोबारा से भरोसा जताया है और जो प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर से तमाम रिकॉर्डों को, इतिहासों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इतिहास रचा, तो ये उसी की बदौलत है कि हमने एक अच्छा सुशासन, एक अच्छा सरकार देने का काम इस राज्य में किया है। लोगों का भन केवल जीरो टॉलरेंस कहने से नहीं होगा, आपको दिखाना होगा कि जो 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो सहकारिता में जो भ्रष्टाचार है वो कहाँ दिखाई दिया जीरो टॉलरेंस में? किस मंत्री को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया? सवाल ये है कि कहने में और करने में भारी अंतर है। नियत अगर साफ होगी तो मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार का डर और भय होगा, आम आदमी की शिकायत ज्यादातर क्या होती है कि उसके छोटी है, नगर निगम की, तहसील की, ये छोटी शिकायतें होती है। अगर अधिकारी को ये भय होगा कि 10 दिन में इसका मैं निस्तारण नहीं करूंगा तो मुझे जवाबदेही होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के कुछ अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है, कई अफसरों के तबादले भी किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कवायद कर रहे हों, लेकिन आज भी राज्य के कई घोटालों की जांच धराशायी नजर आ रही है। NH 74 घोटाले की जांच का कोई अपडेट नहीं है। ऐसे ही कुंभ फर्जी टेस्टिंग घोटाला, कर्मकार कल्याण बोर्ड घोटाला, एम्स ऋषिकेश में मशीनों के घोटाले, सहकारिता बैंक कर्मी घोटाले की जांच अब तक किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ टोल फ्री नंबर जारी करने या पोर्टल लॉन्च करने के बाद जनता की शिकायतों पर एक्शन लेते हुए सीएम धामी वाकई भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बना पाएंगे या नहीं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।